हेलो एवरीवन। तो आज से बैच बी में स्टार्ट हो रहा है डेटा स्ट्रक्चर। आज से हम पोस्टमार्टम करेंगे डेटा स्ट्रक्चर का। कमिंग टू डेटा स्ट्रक्चर, अगर मैं बात करूं सी डीएसए या ओनली डीएसए, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे आप छुटकारा नहीं पा सकते, है ना। अगर आप ये सोचें कि हम इनसे बच के कहीं से निकल जाएंगे तो आप बच ही नहीं सकते। यू कांट गेट रिड ऑफ डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। चाहे गेट की बात करें, चाहे आप प्लेसमेंट की बात करें, चाहे आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की बात करें। प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप मान के चलिए कि इसके क्वेश्चंस बिना फेस किए प्लेसमेंट हो ही नहीं सकता। चाहे आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात करें, चाहे सर्विस बेस्ड कंपनी की बात करें, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम को आप स्किप कर ही नहीं सकते हैं। coming to latest technology like machine learning and all that, again algorithm plays a very important role. डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की अगर मैं बात करूं, आई डोंट नो अगर किसी को रॉन्ग पाथ कुछ पता है, but the prerequisite for competitive programming is DSA. You must know each and every standard algorithm and what kind of data structures are there. तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं? डेटा स्ट्रक्चर। प्रोग्रामिंग ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं बैच ए में, तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? डेटा स्ट्रक्चर। सर डेटा स्ट्रक्चर है क्या? जब भी मैं स्टूडेंट से कुछ ऐसा पूछता हूं, 16 साल से पढ़ा रहा हूं लगभग, पर जब भी स्टूडेंट से मैं पूछता हूं व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, वो एक बुकिश लैंग्वेज स्टार्ट कर देते हैं, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल वे टू ऑर्गेनाइज द डेटा एंड सो ऑन ब्ला ब्ला ब्ला। आई एम नॉट सेइंग कि वो डेफिनेशन इनकरेक्ट है, वो डेफिनेशन किसी कॉन्टेक्स्ट में एकदम सही है, बट क्या आप लॉजिकली, क्या आप कंसेप्चुअली वाकई में समझते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, किताबी ज्ञान अपनी जगह बहुत जरूरी है, बट कंसेप्चुअली आपके दिमाग में चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो मेरा काम यहां पर यही है कि कंसेप्चुअली चीजों को आपको विजुअलाइज करा दूं। ठीक है, तो बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर की। सर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए समझिए, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? सिंपलेस्ट वे में समझाता हूं। सर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? डेटा को इस तरीके से स्टोर करना, डेटा को इस तरीके से स्टोर करना सो दैट फ्यूचर में हम उस डेटा को एक्सेस कर पाएं, मैनिपुलेट कर पाएं, उस डेटा में से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पाएं एफिशिएंटली। Sir, to store the data, to organize the data in such a way that in future we can access the data, we can manipulate the data, we can extract information from that data in most efficient manner. सर थोड़ा कम समझ में आया, कोई बात नहीं, इसीलिए मैं यहां पर हूं। सर अच्छा पहले ये समझते हैं कि डेटा स्टोर क्यों करना है। अगर मैं बात करूं डेटा की, तो हम डेटा को स्टोर क्यों करते हैं? हम डेटा को सिर्फ और सिर्फ इसलिए स्टोर करते हैं कि हमें उसकी जरूरत फ्यूचर में पड़ने वाली है। अगर कुछ ऐसा डेटा है जिसकी जरूरत हमें फ्यूचर में नहीं पड़ने वाली है, हम ऐसे डेटा को सेव नहीं करते हैं। इमेजिन अ सिचुएशन, आपको कहीं से मिस कॉल आया, आपने कहा रॉन्ग नंबर और रख दिया। क्या आपने उस मिस कॉल को सेव किया? नहीं यार। क्यों करेंगे आप सेव? क्योंकि वो जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसकी जरूरत आपको फ्यूचर में कभी नहीं पड़ने वाली है। Am I right? Coming to OTP, सर 3 मिनट के बाद उस OTP की जरूरत है क्या? नहीं सर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, OTP है ना एक फिक्स पीरियड, ठीक है सर। तो एक्चुअली में हम डेटा को स्टोर सिर्फ इसलिए करते हैं या उसी डेटा को सेव करते हैं जिस डेटा की जरूरत हमें फ्यूचर में, भविष्य में कभी पड़ने वाली है। That's all. That means, सर अगर हम डेटा सेव कर रहे हैं, that means हमें उस डेटा की जरूरत पड़ने वाली है। अब जरूरत क्या होगी डेटा की? ज्यादातर तो हम उसमें से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन निकालेंगे। डेटा आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका मोबाइल नंबर हो सकता है, कॉन्टैक्ट लिस्ट हो सकती है, किसी का फोन नंबर हो सकता है। डेटा कुड बी एनीथिंग। व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? सर डेटा को इस तरीके से स्टोर करना सो दैट फ्यूचर में हम आसानी से उसे रिट्रीव कर पाएं, उससे एक्सट्रैक्ट कर पाएं इंफॉर्मेशन, उसे मैनिपुलेट कर पाएं, उसे अपडेट कर पाएं। इसको कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। चलिए मैं हमेशा कुछ एग्जांपल्स लेता हूं सो दैट के बच्चे को अच्छी तरह से डेटा स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। अभी भी अगर नहीं आया है तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, जब हम बचपन में छोटे छोटे बच्चे थे, जब भी घर पर मेहमान आते थे, मम्मी पापा बुलाते थे और क्या कहते थे,
मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या रहता है हर बच्चे से? बेटा एबीसीडी सुनाओ, बेटा अंकल को काउंटिंग सुनाओ, और हम भी शुरू हो जाते थे 1 2 3 4 5 या एबीसीडी। तो मैं फ्लैशबैक में ही ले जाके एबीसीडी या 1 2 3 से आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। इमेजिन कीजिए वही सिनेरियो, और हमसे कोई कहता है राइट काउंटिंग फ्रॉम 1 to 1000, राइट काउंटिंग फ्रॉम 1 to 1000। अब अगर आप लोग मेरे साथ ईमानदार हैं तो जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ईमानदारी से सोचिएगा। सर हम में से कुछ लोग क्लास में जब भी काउंटिंग दी जाती थी इस तरीके से काउंटिंग लिखते थे, 1 2 3, पहला पेज, ये एक पेज की काउंटिंग बता रहा हूं, 11 12 13 20, सिमिलरली 91 92 93 एंड 100। हम में से कुछ लोग इस पैटर्न में काउंटिंग लिखते थे। अगर आपको याद नहीं हो, आपके घर में कोई बच्चा हो, उसकी कॉपी खोल के देखिएगा, आपको एकदम हाँ यार ऐसे ही लिखते थे, है ना? तो हम में से कुछ लोग ये पैटर्न फॉलो करते थे। ओके, अब बात करूं, हम में से कुछ लोग कुछ दूसरा पैटर्न फॉलो करते थे, और वो पैटर्न कुछ ऐसा होता था, 1 2 3, मतलब हम कॉलम वाइज काउंटिंग लिख रहे हैं। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दे रहा हूं। हम में से कुछ लोग इस तरीके से लिखते थे, दैट इज कॉलम वाइज काउंटिंग लिखते थे, और एक कॉलम में 10 नंबर। ओके, और हम में से कुछ लोग बचपन से ही थोड़े से, क्या कहूं, बहुत सेविंग करने वाले रहे हैं, और वो क्या करते थे, एक ही लाइन में 10 की जगह 20 काउंटिंग लिखते थे, 21 22 23 39 40। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अच्छा, और हम में से कुछ बच्चे जो स्लो लर्नर या जो भी उनका कारण हो, है ना, मन नहीं है पढ़ाई में, या थोड़े से शैतान है, या जो भी उनका कारण हो, वो क्या लिखते थे, वो कोई पैटर्न फॉलो नहीं करते थे, और क्या करते थे, सर पहले पेज पर क्या एंट्री की, कोई भी एंट्री, अगले पेज पर कोई भी एंट्री, दैट मीन्स दे डोंट फॉलो एनी पैटर्न। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। सर ये चारों एक तरीके से डेटा स्ट्रक्चर हैं। कमिंग टू दिस, ये क्या है सर, ये क्या है, इसमें रो वाइज, इसमें इस पैटर्न को हम क्या कहेंगे सर, दिस पैटर्न इज रो वाइज अरेंजमेंट, दिस पैटर्न इज रो वाइज अरेंजमेंट, रो वाइज अरेंजमेंट with a grouping of 10, with a grouping of 10। हर रो में 10 एलिमेंट हैं, और अरेंजमेंट कैसा है, रो वाइज। ठीक है सर, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है सर, इट इज कॉलम वाइज अरेंजमेंट, इट इज कॉलम वाइज अरेंजमेंट with a grouping of 10, with a grouping of 10 elements। Coming to this, again ये रो वाइज अरेंजमेंट है, लेकिन हर रो में 20 एलिमेंट्स हैं, सो कैन आई से इट इज अगेन रो वाइज अरेंजमेंट with a grouping of 20। अगर मैं लास्ट वाले की बात करूं तो यहां पर कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, नो पैटर्न बीइंग फॉलोड। बेसिकली एलिमेंट्स आर अरेंज्ड randomly, elements are stored in a jumbled way, on some page some number is there, on next page some other number is there, no relationship between those numbers।
सर ये चार, अगर मैं सिंपलेस्ट वे में कहूं, ये चार डेटा स्ट्रक्चर हैं। डेटा देखिए सेम है, इन सभी में डेटा क्या है, डेटा सेम है। हम सारे पेजेस पर कॉपी में क्या लिख रहे हैं, 1 से लेके 1000। तो ये चार अरेंजमेंट हैं। कमिंग टू दिस सर, ये रो वाइज अरेंजमेंट है जिसमें 10-10 एलिमेंट की ग्रुपिंग है। कमिंग टू दिस ये कॉलम वाइज अरेंजमेंट है जिसमें 10-10 एलिमेंट्स की ग्रुपिंग है। कमिंग टू दिस ये भी रो वाइज अरेंजमेंट है जिसमें 20 की ग्रुपिंग है। यहां पर कोई ग्रुपिंग नहीं है। अब हमने क्या पढ़ा था, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा को स्टोर करना, चलिए स्टोर कर दिया, सो दैट फ्यूचर में अगर हम कुछ एक्सेस करना चाहते हैं, कुछ रिट्रीव करना चाहते हैं, तो वो इजीली रिट्रीव हो जाए। ओके सर, नाउ my question is, let us suppose I wanted to retrieve that where is 625। मैं ये देखना चाहता हूं कि 625 कहां पर होगा। देखते हैं कैलकुलेशन किसमें इजी होगी। सर अगर पहले पैटर्न की बात करूं, एक पेज में 100 एलिमेंट हैं, एक पेज में 100 एलिमेंट हैं, दैट मींस पहले 6 पेजेस में 600 एलिमेंट कवर हो चुके होंगे। पहले 6 पेजेस में 600 एलिमेंट कवर हो चुके होंगे। दैट मींस हम अब कहां पर हैं, 7th पेज पर। तो एक चीज कंफर्म है कि हम कहां पर हैं, 7th पेज पर। अब देखिए जब हम 7th पेज पर हैं तो हमें 601 से 625 एलिमेंट की काउंटिंग वहां पर होगी, पक्का होगा। 601 से 700 होगा वैसे तो, ठीक है। तो जब हम 7th पेज पर हैं, एलिमेंट हमारे पास कितने बचे हैं, 25। हर पेज पे रो वाइज एलिमेंट भरे गए हैं। तो रिमेनिंग जो 25 एलिमेंट हैं, इनमें से फर्स्ट रो में 10 एलिमेंट आ चुके होंगे, सेकंड रो में 10 एलिमेंट आ चुके होंगे। दैट मींस हमारा जो एलिमेंट है वो 3rd रो में है। 7th पेज 3rd रो। देखिए जब आप 7th पेज और 2 रो भर चुकी हैं, यानी कि 620 एलिमेंट आपके भर चुके हैं। अब अगर बात की जाए 3rd रो में 621 एलिमेंट पहला होगा, 622 दूसरा, 623 तीसरा, 624 चौथा और 625 पांचवा। यानी कि क्या मैं कह सकता हूं, देखिए हर रो में एलिमेंट कॉलम वाइज, कॉलम नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 25, 625 कहां पर होगा, सोच समझ के बोलिएगा सर, 5th वाले कॉलम में होगा। ओके, आप अगर चाहें तो इस कैलकुलेशन को हम बहुत आसानी से कर सकते थे, बहुत आसानी से। सर अगर आप इसको डिवाइड बाई 100 करेंगे तो आपको मिलेगा कितने पेजेस ऑलरेडी भर चुके हैं। अब जो बचा हमारे पास, देखिए 600 अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो हमें बचेगा 25। अगर आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 2 रो भर चुकी हैं और रिमेनिंग 5 जो रह जाएगा वो कॉलम नंबर दे देगा। दैट मीन्स हम आसानी से कोई फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं जिससे हम आसानी से बता सकते हैं कौन सा एलिमेंट कहां पर है। ठीक है सर, इजीली हमने बता दिया। अगर आप इस पैटर्न को देखेंगे और इसमें मेरे से पूछेंगे 625 कहां है, सर बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि इसमें भी एक पेज में 100 एलिमेंट आते हैं, तो 6 पेजेस में 600 एलिमेंट भर चुके होंगे, यानी कि हमारा जो एलिमेंट है वो 7th पेज पर होगा। ठीक है सर, अब देखिए जब 6 पेज भर चुके यानी कि 600 एलिमेंट ऑलरेडी कवर हो चुके, हमारे पास रिमेनिंग 25 एलिमेंट हैं। हर पेज में कॉलम वाइज आप एलिमेंट भर रहे हैं, एक कॉलम में 10 एलिमेंट आते हैं, तो जब हमारे पास 25 एलिमेंट रह गए हैं, पहले 10 पहले कॉलम में आ जाएंगे, दूसरे 10 दूसरे कॉलम में आ जाएंगे, यानी कि अब जो 5 एलिमेंट बचे हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं 3rd कॉलम में है, 7th पेज के 3rd कॉलम में। अच्छा 21 22 23 24 25, दैट मींस 5वीं रो में। देखिए हर कॉलम में एलिमेंट कैसे भरे जा रहे हैं, पहले रो 1 का, फिर रो 2 का, फिर रो 3 का। दैट मींस सर मैं आसानी से कह सकता हूं कि ये 5th रो में होगा। डन है सर, दैट मींस हम इसमें भी कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। अगर मैं इसमें आपसे बोलूं तब भी आप आसानी से बता देंगे। एक पेज में 200 एलिमेंट कवर हो रहे हैं, 3 पेज में 600 एलिमेंट कवर हो जाएंगे, यानी कि हमारा एलिमेंट चौथे पेज पर होगा, और फिर आप रो या कॉलम की भी कैलकुलेशन कर लेंगे। दैट मींस कंफर्म पहला डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा डेटा स्ट्रक्चर, तीसरा डेटा स्ट्रक्चर में हम इजीली एलिमेंट को एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है सर, बट अगर मैं आपसे बोलूं इसमें 625 कहां होगा, अरे उस बच्चे को ही नहीं पता, वो कहीं पर कुछ भी लिख रहा है। तो अगर आपको 625 देखना है, आपके पास कोई मेथड नहीं है सिवाय इसके कि आप सारे पेज देखेंगे। अच्छा 625 625 625, सो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो सर
देखिए यहां डेटा बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं था, डेटा सिंपल नंबर थे, लेकिन डेटा सेंसिटिव डेटा भी हो सकता है, बहुत लार्ज डेटा भी हो सकता है, कुछ अलग फॉर्म का डेटा भी हो सकता है, वो धीरे धीरे आगे चल के हम पढ़ेंगे। जस्ट टू ब्रीफ कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है समझिए। सेम डेटा था 1 से लेके 1000। सर 3 डेटा स्ट्रक्चर, पहले 3 डेटा स्ट्रक्चर अच्छे डेटा स्ट्रक्चर हैं क्योंकि हम इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं, रिट्रीव कर पा रहे हैं इंफॉर्मेशन, बट यहां पर हम इजीली एक्सेस नहीं कर पा रहे इंफॉर्मेशन। What is data structure? To store the data so that in future we can retrieve, we can manipulate, we can extract information, we can access the data in most efficient manner. Done sir. ये पहला एग्जाम्पल था, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 भी देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 भी देखते हैं। सर एग्जाम्पल नंबर 2, हम सभी लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं आजकल, है ना, और देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट लिस्ट, और फोन में एक सर्च नाम की फैसिलिटी भी होती है, एक कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है और एक सर्च नाम की फैसिलिटी होती है। इस तरीके का लेंस टाइप का कुछ बना आता है, जब भी आप इसको सर्च करना होता है उस पर क्लिक करते हैं, नाम डालते हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्टैक्ट होते हैं सब खुल जाते हैं, है ना। तो इन जनरल आपको कुछ सर्च करना क्यों आसान होता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है वो सॉर्टेड होती है और आप आसानी से कोई भी नंबर ढूंढ लेते हैं। अब सुनिएगा, समझिएगा, मेरा डेटा क्या है, कॉन्टैक्ट लिस्ट। कुछ समय के लिए इमेजिन कर लीजिए कि कॉन्टैक्ट लिस्ट अनसॉर्टेड है और सर्च नाम की कोई फैसिलिटी है नहीं। आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट लिस्ट अनसॉर्टेड है और सर्च नाम की कोई भी फैसिलिटी आपके फोन में है नहीं। दैट मीन्स अगर कॉन्टैक्ट लिस्ट अनसॉर्टेड है, दैट मीन्स आपने एक नंबर सेव किया, वो कहीं पर भी है। इट्स लाइक दैट। हो सकता है सबसे पहले पंकज शर्मा नाम सेव है, अगले पर आकाश सेव है, अगले पर नीरज सेव है। दैट मीन्स किसी भी जम्बल्ड वे में नंबर्स स्टोर्ड हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी जम्बल्ड वे में अरेंज्ड है। कोई टेंशन नहीं है सर। टेंशन कब है सर? अभी तक कोई टेंशन नहीं, डेटा है, पड़ा हुआ है, कैसे भी स्टोर करिए। परेशानी कब है? जब हमें उसे एक्सेस करना है। अब अगर आपको ऐसी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कुछ सर्च करना है, बिलीव मी, क्या करना पड़ेगा सर? सब कुछ स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपको देखनी पड़ेगी। क्या हुआ? टाइम ज्यादा लगने लग गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्यों? क्योंकि डेटा किस तरीके से स्टोर है? अच्छी तरीके से स्टोर नहीं है। जब डेटा सॉर्टेड था हमारे लिए चीजें आसान थी, अब डेटा अनसॉर्टेड है, दैट मीन्स डेटा अच्छी तरीके से स्टोर नहीं किया गया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। डन सर। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, लेट मी टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ डिक्शनरी। सर कोई इंग्लिश टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी की कोई भी डिक्शनरी की अगर मैं बात करूं तो उसमें लगभग 2-3 लाख वर्ड्स होते हैं, लगभग 3 लाख वर्ड। अगर मैं बड़ी डिक्शनरी की बात करूं लगभग 3 लाख वर्ड्स होते हैं। सर मान लीजिए हमें कुछ सर्च करना है, लाइक पैरट। सर्च करना क्यों आसान है? सर्च करना क्यों आसान है? सर्च करना क्यों आसान है? टेल मी, सर्च करना क्यों आसान है? सर सॉरी, मैं थोड़ा गलत बना गया हूं इसे। मान लीजिए आपने क्या किया, एक डिक्शनरी खोली, आपने डिक्शनरी खोली और जो पेज खुला उस पर लायन लिखा हुआ था, है ना। तो अब आपको एक चीज पता है क्या, कि यार लायन की, अगर लायन इस पेज पे लिखा हुआ है तो इससे पीछे की लिस्ट मेरे लिए खराब है। अब आप आगे की बची हुई डिक्शनरी में फिर से रैंडमली कोई पेज खोलेंगे और इस तरीके से काम करेंगे। सर डिक्शनरी में सर्च करना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि डिक्शनरी सॉर्टेड है, डिक्शनरी में जो डेटा है वो अरेंज्ड अच्छी तरीके से है, इसीलिए सर्च नाम का ऑपरेशन आसानी से हो जा रहा है, इसीलिए सर्च नाम का ऑपरेशन आसानी से हो जा रहा है। अब थोड़े समय के लिए इमेजिन कीजिए कि डिक्शनरी अनसॉर्टेड हो गई। थोड़े समय के लिए इमेजिन कीजिए कि डिक्शनरी अनसॉर्टेड हो गई।
यानी कि डिक्शनरी में कोई भी वर्ड कहीं पड़ा है, हो सकता है पहले पेज पर ज़ेब्रा है, अगले पेज पर एप्पल है, उसके अगले पेज पर मैंगो है, मतलब जेड है, कहीं ए है, कहीं एम है, कुछ भी है। दैट मीन्स डिक्शनरी में जितने भी वर्ड्स हैं उनमें उनमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, कोई भी एलिमेंट कहीं पर भी स्टोर्ड है। अब जरा सोचिएगा कितना टाइम लगेगा आपको इस डिक्शनरी में कोई भी वर्ड ढूंढने को। वर्स्ट मतलब वर्स्ट सोचिएगा, गंदे से गंदा सोचिएगा। सर हो सकता है हफ्ता लग जाए, क्योंकि 3 लाख शब्द हैं। वही काम जो मिनट में हो रहा था अब वही काम हफ्ते भर में होगा, चलिए 2 दिन में तो होगा। वही काम जो 10 मिनट में हो रहा था वो अब 2 दिन ले रहा है। किसकी वजह से? बिकॉज डेटा, देखिए डेटा वही है वर्ड्स, डेटा सही तरीके से अरेंज नहीं है, डेटा इस तरीके से स्टोर नहीं है कि हम उसे एक्सेस कर पाए एफिशिएंटली। समझिएगा सर डेटा स्ट्रक्चर या डिक्शनरी में, मान लीजिए कुछ समय के लिए अज्यूम कीजिए कि डिक्शनरी में हमें बस नया वर्ड ऐड करना है। मतलब एक डिक्शनरी है जिसको कभी कोई नहीं देखेगा, जिसको कभी कोई नहीं खोलेगा, जिसमें से किसी इंसान को किसी वर्ड का मीनिंग पता करना ही नहीं है। मतलब कुछ समय के लिए इमेजिन कर लीजिएगा, हालांकि ऐसा नहीं होगा, कुछ समय के लिए इमेजिन कीजिए कि डिक्शनरी में बस नया वर्ड, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में एक नया वर्ड आया, पहले जैसे COLOR, पहले क्या हुआ करता था COLOUR। डिक्शनरी में एक नया वर्ड आया और हमने सिर्फ डिक्शनरी में ऐड कर दिया। अगर बात सिर्फ ऐड करने की है तो आप उसे कहीं पर भी ऐड करिए, डेटा कहीं सी भी वे में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक डिक्शनरी है जिसमें वर्ड्स हैं लेकिन उसमें मुझे कोई वर्ड सर्च ही नहीं करना है, तो क्या मुझे कुछ भी सोचना है, डेटा किसी भी तरीके से अरेंज किया जाए, क्या फर्क पड़ता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि मेरे को डिक्शनरी में सर्च करना है, सर्च मतलब ढूंढना, ठीक है, तो जैसे ही मैंने कहा सर्च करना है तब फर्क पड़ा कि डेटा सॉर्टेड है या अनसॉर्टेड है। तो डेटा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए वो किस चीज पर डिपेंड करता है, आप उस डेटा स्ट्रक्चर पर क्या ऑपरेशन लगाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर डिक्शनरी में सिर्फ वर्ड ऐड करना है तो कहीं पर भी कर दो, क्या फर्क पड़ता है, कहीं पर कैसे भी स्टोर हो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर डिक्शनरी में सर्च करना है तो सर्चिंग कब आसान होगी? जब आपका डेटा सॉर्टेड होगा, जब आपका डेटा अच्छे से अरेंज होगा। तो चॉइस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर किस पर डिपेंड करती है? आप कौन कौन से ऑपरेशन उस डेटा स्ट्रक्चर अरेंज होगा। तो चॉइस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर किस पर डिपेंड करती है? आप कौन कौन से ऑपरेशन उस डेटा स्ट्रक्चर पर लगाते हैं। तो चॉइस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इस चीज पर डिपेंड करती है। सर एक और एग्जांपल देता हूं, चलिए एक और एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल नंबर 4। आप सभी लोगों का एक ईमेल आईडी जरूर होगा, लेट अस सपोज जीमेल पर, है ना? सर जीमेल पर कितने यूजर्स हैं? एग्जैक्ट आइडिया तो एग्जैक्ट काउंट तो मुझे भी नहीं पता, पर मोटा माटा सा आंकड़े बताता हूं। मैंने 7-8 साल पहले करीब सुना था 140 करोड़ या 142 करोड़ यूजर थे। 142 करोड़, आप समझते हैं ना 142 करोड़ कितना बड़ा नंबर है।
अच्छा, अगर आपने कभी जब भी आपने मेल आईडी बनाने की कोशिश की हो तो वो क्या पूछता है, क्या पूछता है? यूजर आईडी, सेलेक्ट यूजर आईडी। अब मान लीजिए जैसे मेरा कुछ यूजर आईडी है आकाश और वट एवर इट इज, मान लीजिए आपने एक ऐसा यूजर आईडी लिखा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सभी लोगों ने देखा होगा, प्रैक्टिकल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। आपने एक ऐसा यूजर आईडी चूज किया जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। कितने सेकंड में आपको एक मैसेज आ जाता है दैट दिस आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट? सोचिएगा, वीडियो पॉज कीजिएगा और सोचिए ढंग से। सर विद इन सेकंड और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमें पता चल जाता है। सर एक सेकंड में कैसे पता चल जाता है? क्या कोई बैठा हुआ है जो 140 करोड़ एंट्रीज को फटाफट 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 चेक करके आ गया? देखिए, जो जितने भी मेल आईडी हैं जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां पर स्टोर नहीं है, पहली इंपॉर्टेंट बात। वो कहीं और सर्वर पर स्टोर है। तो पहली बात तो अगर एंट्री चेक करनी है तो वहां जाएगा। वहां पर 142 करोड़ एंट्रीज एक सेकंड में या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कैसे चेक हो सकते हैं सर? इतना सारा डेटा, इतना सारा डेटा। क्या कर रहे हैं आप? सर्च कर रहे हैं। आप सर्च कर रहे हैं कि ये जो मैंने यूजर आईडी डाली है ये एग्जिस्ट करती है या नहीं। कोई ना कोई सर्च कर रहा है। 142 करोड़ एंट्रीज को, वो भी नाम, एक तरीके से नाम ही है यूजर आईडी। 142 करोड़ एंट्रीज को विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कोई कैसे चेक करके दे सकता है आंसर कि ये एग्जिस्ट करती है या नहीं एग्जिस्ट करती है? अगेन बैकग्राउंड में क्या है? डेटा स्ट्रक्चर। वो डेटा जो है वो लीनियरली स्टोर नहीं है कि वो एक के बाद एक चेक कर रहा है। बैकग्राउंड में बहुत सारा कॉन्सेप्ट चलता है, जैसे हम कहते हैं बी ट्रीज, है ना, आगे मल्टीवे सर्च ट्रीज एंड सो ऑन। इसीलिए वो दरअसल में 142 करोड़ होता ही नहीं है। ठीक है, वो इतने से सर्च होते हैं, इतने से सर्च होते हैं। आप ये मान के चलिए 100 मैक्सिमम। So again, data structure plays a very important role. Coming to placement, coming to gate, coming to competitive programming. अगर आप competitive programming स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहां पर भी अगर आप किसी अच्छे बंदे से पूछेंगे तो वो आपको कहेगा कि देख भाई, कंपटीटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले कम से कम एक लैंग्वेज, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम आपको आना ही आना चाहिए। सीडीएसए, कमिंग टू गेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कमिंग टू प्लेसमेंट अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं वेटेज की बात करूं, टोटल सीडीएसए लगभग 18 से 20 नंबर आता ही आता है। तो आप बच नहीं सकते, ना प्रोग्रामिंग से, ना डेटा स्ट्रक्चर से, ना एल्गोरिथम से। अगर बचना चाहेंगे तो जॉब आपसे बचेगी। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को फुली एंजॉय कीजिएगा। मुझे लगता है यहां तक आते आते आपको एटलीस्ट इतना ज्ञान हो चुका होगा कि डेटा स्ट्रक्चर कहते किसको हैं, डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट डेटा स्ट्रक्चर इज, कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके सर, अब अगर बात की जाए कि भैया डेटा स्ट्रक्चर सर कितने तरह का होता है, डेटा स्ट्रक्चर कितनी तरह का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा, एक्चुअली क्लासिफिकेशन, दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। सर ब्रॉडली डेटा स्ट्रक्चर दो तरीके से क्लासिफाइड है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज linear data structure, and second one is called as non-linear data structure. Second one is called as non-linear data structure. सर क्या होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? अब जैसा नाम से पता है, अगर आप बुक्स में पढ़ेंगे तो कुछ बुक्स से कहती हैं एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसके एलिमेंट लीनियर वे में प्रोसेस हों। सर पहली बात तो डेटा स्ट्रक्चर में हमें पढ़ना क्या है? डेटा स्ट्रक्चर में हमें पढ़ना है कितने तरह के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, डिफरेंट काइंड्स के डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कौन सा कहां पर ज्यादा यूजफुल है। अब कहां पर यूजफुल है उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस ऑन अ डेटा स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास कलेक्शन ऑफ नंबर्स हैं, एक नंबर उसमें और डालना, इस ऑपरेशन को हम क्या कहेंगे? इंसर्टिंग एन एलिमेंट।
आपके पास बहुत सारे एलिमेंट हैं, उसमें से एक एलिमेंट डिलीट कर देना, निकाल लेना, इसको हम क्या कहेंगे? डिलीशन ऑफ एलिमेंट। तो इनको क्या कहते हैं हम? ऑपरेशन। तो हमें क्या पढ़ना है सर? व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड व्हाट आर डिफरेंट ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म ऑन डेटा स्ट्रक्चर। क्या क्या ऑपरेशन स्टैंडर्ड हमें डेटा स्ट्रक्चर पर अलाउड हैं, क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो कमिंग टू लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, सर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए सिंपलेस्ट वे में पढ़ते हैं बच्चों की तरह, 5वीं क्लास का बच्चा बनके। सर एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हर एलिमेंट के 2 नेबर्स होते हैं, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हर एलिमेंट के 2 नेबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हुए हैं, तो मैक्सिमम नेबर किसी इंसान के कितने हो सकते हैं? एक उसके आगे, एक उसके पीछे। दैट मीन्स अ डेटा स्ट्रक्चर, linear data structure is a data structure. It is a data structure in which an element can have at most 2 neighbors, ज्यादा से ज्यादा at most 2 neighbors. ओके, कमिंग टू नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें 1 2 3 दैट मीन्स 2 से ज्यादा नेबर्स भी हो सकते हैं। मोर देन 2 कैन बी पॉसिबल, मोर देन 2 नेबर्स कैन बी पॉसिबल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा 2 से हर एलिमेंट के 2 से ज्यादा ही होंगे, नहीं, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। कमिंग टू लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं सर? कमिंग टू लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, देखिए ये सिर्फ टॉपिक बता रहा हूं, सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं, डोंट थिंक कि अभी हम इसमें से कुछ पढ़ने वाले हैं। सर कमिंग टू लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, हमें कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने हैं? सर हमें पढ़ना है व्हाट इज कॉल्ड एज एरेज, हमें पढ़ना है व्हाट इज कॉल्ड एज लिंक्ड लिस्ट, हमें पढ़ना है व्हाट इज कॉल्ड एज स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, हमें पढ़ना है व्हाट इज कॉल्ड एज क्यू डेटा स्ट्रक्चर। कमिंग टू नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, कमिंग टू नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, सर हमें यहां पर कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने हैं? सर यहां हमें पढ़ना है ट्रीज डेटा स्ट्रक्चर, देन हमें पढ़ना है ग्राफ, और एक टॉपिक है हैशिंग, जिसे अभी मैं ना इसमें रख रहा हूं ना इसमें रख रहा हूं, बाद में आपको समझ में आएगा कि सर ने ऐसा क्यों किया। ठीक है सर, अब अगर गेट की बात की जाए तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक है? सारे ही इंपॉर्टेंट है ना, ये कोई कॉलेज की पढ़ाई नहीं है जिसमें मैं ये कहूं ये कम इंपॉर्टेंट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड एंड द टॉपिक्स, अगर मेरे से कोई पूछता है तो मैं कहूंगा ट्रीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन आपको ट्रीज के मिलेंगे ही गेट एग्जाम में, और उसका भी रीजन है बिकॉज ट्रीज में बहुत सारे टॉपिक हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें ट्रीज में पढ़ना है बाइनरी ट्री, देन ट्री में हमें क्या पढ़ना है सर? बाइनरी सर्च ट्री भी पढ़ना है, ट्री में हमें क्या पढ़ना है? बाइनरी सर्च ट्री भी पढ़ना है। देन सर ट्री में हमें क्या पढ़ना है? ट्री में हमें हीप भी पढ़ना है, देन ट्री में हमें एवीएल ट्रीज भी पढ़ना है। तो मान के चलिए कि 60% वेटेज ट्री का है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड। देन हमें ग्राफ, हैशिंग, कमिंग टू लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ज्यादा फोकस आपको स्टैक पर करना है। सर अब समझिएगा, एरेज जो कॉन्सेप्ट है ये प्रोग्रामिंग में भी है, डेटा स्ट्रक्चर में भी है, एल्गोरिथम में भी इससे रिलेटेड या कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछ सकते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर मैं डेटा स्ट्रक्चर की बात करूं तो इस चैप्टर से ज्यादातर एड्रेस कैलकुलेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादातर
एड्रेस कैलकुलेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है। लिंक लिस्ट, आप मान के चलिए कि कोड समझना आपको आना चाहिए। आपको कोड लिखना आता है तो बेस्ट है, अगर लिखना नहीं भी आता है, अगर कोडिंग आपकी बहुत अच्छी नहीं है, तो एटलीस्ट आपको दूसरे का कोड समझ में आ जाए। सूडो कोड समझ में अगर आपके आ जाए, दैट मीन मोर देन इनफ, और वो मेरी गारंटी है कि मैं आपको कैसे भी करके सिखा ही दूंगा। कमिंग टू स्टैक क्यू, टॉपिक इजी है, बट इनका क्वेश्चन जब कंबाइंड फॉर्म में आता है तो थोड़ा सा ट्विस्टेड आता है और काफी लेंथी आता है। तो 20% बच्चा तो उसकी लेंथ देख के ही छोड़ देता है, अरे इतना बड़ा क्वेश्चन हमसे नहीं होगा। तो हमारे साथ ऐसा नहीं होने वाला है। सब कुछ, सारा डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही इजी है, प्रोवाइडेड आप उसको जीरो से पढ़ें और बच्चा बन के पढ़ें। ठीक सर, सर अब अगर बात की जाए प्री रिक्यूसाइट की, अगर बात की जाए प्री रिक्यूसाइट की, सब्जेक्ट के प्री रिक्यूसाइट की, सर डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या हमें आना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले? ठीक है, समझिएगा, क्योंकि मैंने बात की कोड की, तो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले आपको क्या आना चाहिए? अगर आपको सी प्रोग्रामिंग आता है देन इट्स टू गुड, सबसे अच्छी बात है। सर अगर हमें सी प्रोग्रामिंग आता है तो हमें डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सर मुझे पूरा सी नहीं आता, मुझे पूरा सी नहीं आता, मतलब मैं पढ़ चुका हूं बट मुझे इन डेप्थ नहीं आता, कोई बात नहीं। अगर आप सी प्रोग्रामिंग में एरेज, पॉइंटर्स एंड स्ट्रक्चर जानते हैं, अगर आप सी प्रोग्रामिंग में एरेज, पॉइंटर्स एंड स्ट्रक्चर जानते हैं, देन इट इज मोर देन इनफ, देन इट इज मोर देन इनफ। अगर आप सी प्रोग्रामिंग में पढ़ चुके हैं एक बार, मैं नहीं कह रहा हूं आपने कोड किया है, आप पढ़ चुके हैं एक बार और आप एरेज के फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट जानते हैं, रिलेटिव एड्रेसिंग जानते हैं, पॉइंटर्स जानते हैं क्या होता है, पॉइंटर टू एरे जानते हैं, आप स्ट्रक्चर जानते हैं, दैट मीन्स इट इज मोर देन इनफ टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर। आप आराम से मेरी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। सर मैं फर्स्ट ईयर में हूं, मुझे सी की जीरो नॉलेज है। सर मैं फर्स्ट ईयर में हूं, मुझे सी की जीरो नॉलेज है और मैंने बैच बी ज्वाइन कर लिया है। किसी ने मुझे बताया ही नहीं था कि डेटा स्ट्रक्चर से पहले सी आना चाहिए। कोई टेंशन नहीं है, यहां हम आपकी सेवा के लिए ही हैं, है ना। तो आप में से कोई भी, मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट है, कोई भी लोड मत लीजिएगा, है ना, प्रेशर मत लीजिएगा, प्रेशर कुकर नहीं बनना है हमको। सर मुझे जीरो नॉलेज है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं तो मान के चलता हूं कि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको जीरो नॉलेज है, कोई टेंशन नहीं है। आपके पास सी की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी, जब आप अपने डैशबोर्ड में जाके देखेंगे आपके पास सी प्रोग्रामिंग जो मैंने बैच ए में पढ़ाई है उसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी 1.5 स्पीड पर या 2x स्पीड पर। उन रिकॉर्डिंग्स को आज से ही देखना चालू कर दीजिए। 2x स्पीड पर उन रिकॉर्डिंग्स को आज से ही देखना चालू कर दीजिए। कितनी स्पीड पर? 2x स्पीड पर उन रिकॉर्डिंग्स को आज से ही देखना चालू कर दीजिए। अगर आप 2x स्पीड पर डेली 3 लेक्चर भी मेरे देखेंगे, 5 से 6 दिन में आप आराम से एरेज पॉइंटर स्ट्रक्चर खत्म कर लेंगे, पूरा सी खत्म कर लेंगे। 3 लेक्चर डेली देखेंगे, 6 दिन में 18 लेक्चर हो जाएंगे और 18 लेक्चर तक एरेज कवर अप हो जाएगा। ठीक है सर इतने दिन में तो डेटा स्ट्रक्चर आगे भाग जाएगा। नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, है ना। फिजिक्स वाला आप जानते हैं, बच्चों का प्यार है, इमोशंस है, कोचिंग नहीं है, इमोशंस है ना, प्यार है। तो मुझे साफ ये इंस्ट्रक्शन थी और इंस्ट्रक्शन है और मैंने खुद ये प्लान किया सबने मिलके कि पहले कुछ दिन डेटा स्ट्रक्चर में जो भी सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपके डाउट्स हैं या जो बेसिक्स आपको नीडेड हैं वो मैं ब्रीफ कर दूंगा, आपको समझा दूंगा। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता, वो फर्स्ट ईयर में है, उन्हें पता ही नहीं है कि सी प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा पार्ट हमें आना चाहिए। और कुछ लोग
बहुत ही घबरा गए हैं, अरे अब क्या होगा। यार हम है ना, हम बैठे हैं ना, आपके लिए ही तो बैठे हुए हैं। तो आपको लोड नहीं लेना है, आपको जीरो नॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है, सी की रिकॉर्डिंग आपके पास है। कुछ दिन पहले, कुछ दिन मैं आप लोगों को सी का ही रिवीजन करवाऊंगा, जो जो भी नीडेड है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा पहले कुछ दिन। तो आपको लोड नहीं लेना है, ठीक है। अगर आपको बेसिक नॉलेज है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, तो माई सजेशन इज उन रिकॉर्डिंग में सीधे एरेज वाले टॉपिक पर जाइए, एरेज पॉइंटर एंड स्ट्रक्चर पढ़िए और मेरे साथ आ जाइए। ज्यादा से ज्यादा इसमें 3 दिन का टाइम लगेगा। अगर आप अपने करिकुलम में या कहीं से भी, पहले किसी कोचिंग में या कहीं से भी, अपने आप कॉलेज में, करिकुलम में कहीं से भी आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ रखा है, तो बेस्ट है, सबसे बेस्ट क्या है, आप एरेज पॉइंटर और स्ट्रक्चर जल्दी से फिनिश करके मेरे साथ लाइव में आएंगे। अगर आपको जीरो नॉलेज है, रिकॉर्डिंग्स देखिए, मैं यहां पर अवेलेबल हूं। पहले कुछ लेक्चर में हम बेसिक्स या प्री रिक्विसाइट क्या है डेटा स्ट्रक्चर के, उन्हीं चीजों को हम पढ़ेंगे, उन्हीं चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो माई सजेशन इज, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। आराम से पढ़ते हैं, आराम से समझते हैं, ठीक है। तो अब तो अब हम देख लेते हैं पहला टॉपिक, एरीज। अब देखिए, एरीज एक तरीके से सी में भी है, डीएस में भी है। तो मैं थोड़ा सा सी वाला फ्लेवर आपको दिखा देता हूं, सो दैट के चीजें रिवाइज भी हो जाएं। जिन लोगों को नहीं आता है वो भी रिवाइज कर लेंगे, जो वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है। सर, व्हाट इज एन एरे? सर, अगर हमें 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करवाने हैं या 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स का एवरेज लेना है, तो आपको मार्क्स के लिए 3 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है ना? ओके, यहां तक कहानी सब कुछ समझ में आ रही है। सर, नीचे जाके हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम एवरेज निकालेंगे, M1 प्लस M2 प्लस M3 डिवाइडेड बाई 3 एंड सो ऑन। अच्छा प्रोग्राम लग रहा है, ठीक है। बट हो सकता है यही प्रॉब्लम आपसे बोली जाए कि यार 3 स्टूडेंट नहीं है, 50 स्टूडेंट के मार्क्स हैं। तो अब अगर 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो वही प्रोग्राम अब आप कैसे बनाएंगे? वही सेम प्रोग्राम में हम कुछ ऐसा करेंगे, इंट M1 M2 M3 M4, बता दीजिएगा जब आप बोर होने लग जाएं। M5, सर पागल हो गए, अब ये प्रोग्रामिंग है? आई डोंट थिंक सो कि प्रोग्रामिंग है। सर, प्रोग्राम की रीडेबिलिटी इतनी खराब हो जा रही है, जस्ट टू डिक्लेयर वेरिएबल्स इन द प्रोग्राम हम बहुत सारा समय खराब कर दे रहे हैं। प्रोग्राम की रीडेबिलिटी खराब हो रही है, प्रोग्राम की राइटेबिलिटी खराब हो रही है। करना क्या है, 50 वेरिएबल सेम टाइप के, 50 वेरिएबल इंटीजर टाइप के हमें चाहिए। ओके सर, if we want to declare multiple variables of same type, if we want to declare multiple variables of same type, if we want multiple variable of same type, it is recommended to go for array। जब भी कभी आपको एक ही टाइप के बहुत सारे वेरिएबल चाहिए अपने प्रोग्राम में, then it is better to go for array। पहली इंपॉर्टेंट बात array के बारे में, ठीक है सर। अब सर, जब हम ये लिखते हैं इंट a, b, c, तो इसका मेमोरी लेआउट क्या होता है? सर, 3 वेरिएबल बनते हैं मेमोरी में कहीं पर भी, मतलब इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है। हो सकता है इस a का मेमोरी एड्रेस क्या है, 2016, हो सकता है इस b का मेमोरी एड्रेस क्या है, 3096, हो सकता है c का मेमोरी एड्रेस क्या है, 4196। दैट मीन्स मेमोरी में इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। A इज सेपरेट फ्रॉम B, B इज सेपरेट फ्रॉम C, दे आर रेंडमली असाइंड। उन्हें मेमोरी रेंडमली असाइन हुई है, कोई भी मेमोरी का ब्लॉक रेंडमली एलोकेट हुआ है जब आप वेरिएबल्स को इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। ओके सर, आपने कहा एरे। एरे कब बनता है? जब एक ही टाइप के बहुत सारे वेरिएबल्स आपको चाहिए, देन
अच्छा अच्छा चुनाव क्या है कि आप एरे बनाएं। तो यहां पर हमें 3 वेरिएबल बनाने हैं, किस टाइप के? इंटीजर टाइप के। सर हाउ टू डिक्लेयर एन एरे, इसी के करस्पॉन्डिंग अगर आप मेरे से पूछेंगे कि भैया एरे कैसे बनाते हैं, तो मैं क्या कहूंगा? इंट ए ऑफ 3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैंने कहा व्हाट इज ए? ए इज अ ग्रुप ऑफ, array is a group of similar types of data element। तो यहां पर आपने एक array बनाया है जिसमें 3 एलिमेंट हैं और हर एलिमेंट का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। सो समझिए इस बात को। कैन आई से दिस? A is an array, or you can say A is a group। A is a group। ओके सर, ए इज अ ग्रुप। अब जब भी ग्रुप की बात होती है तो हम हमेशा क्या कहते हैं? यार उनका ग्रुप तो 10 एलिमेंट का है, वो लोग तो 10 हैं, हम लोग तो 4 हैं। तो ए इज अ ग्रुप ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट? 3 एलिमेंट। ए इज अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ओके, और हर एक का टाइप क्या है? इंटीजर। तो हम सिंपल सी भाषा में ये बात कह रहे हैं कि ए एक ग्रुप है 3 एलिमेंट का, और तीनों एलिमेंट कैसे हैं? इंटीजर। फिर से समझिए सारी कहानी, फिर से समझिए। जब तक नसों में एरीज ना बहने लग जाए मजा नहीं आएगा। सर व्हाट इज ए? ए इज अ ग्रुप ऑफ how many elements? 3 elements. Each of them is of type integer। is a group of 3 element, each of them is integer type। सर पहले हम क्या कर रहे थे? पहले हम 3 वेरिएबल ले रहे थे। एक्चुअली यहां पर भी 3 ही वेरिएबल्स बने हैं। मेमोरी लेआउट पहले कुछ ऐसा था। अगर अब मैं आपको मेमोरी लेआउट के बारे में पूछूं कि भैया अब मेमोरी लेआउट कैसा होगा, तो आराम से देखते हैं। सर आपने कहा ए क्या है? एरे विच इज कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स। यहां पर भी 3 एलिमेंट हैं। देखिए अगर मैं पूछूं वेरिएबल नेम यहां क्या है? एरे नेम यहां पर क्या है? ए। यानी कि ये तीनों के लिए फॉर ऑल दीज एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाई सेम नेम ए। ओके, लेट्स मूव अहेड। सर अगर आप मेरे से कहेंगे कि 10 इंटीजर का एक एरे बनाना है तो हम क्या लिखेंगे? इंट ए 10। अगर आप मुझसे कहेंगे कि 5 कैरेक्टर का एक एरे बनाना है, सर कैन वी राइट कैर सी ऑफ 5? ऑफ कोर्स सर। अगर आप मुझसे कहेंगे मुझे 20 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? फ्लोट P20। सर हमें एरे डिक्लेयर करना आ गया। ठीक है, हमें एरे डिक्लेयर करना आ गया, एरे बनाना आ गया। हमें दूसरी बात क्या समझ में आई? एरे के सारे एलिमेंट्स का टाइप सेम ही होता है। ठीक है, मतलब एरे के एलिमेंट्स डिफरेंट टाइप के नहीं होते। एज ऑफ नाउ ऑलवेज रिमेंबर, एरे के सारे एलिमेंट सेम टाइप के ही होंगे। दूसरी चीज हमने क्या समझी कि एरे के जो एलिमेंट होते हैं वो मेमोरी में एक के बाद एक स्टोर होते हैं। जहां पहला एलिमेंट स्टोर, उसके तुरंत बाद दूसरा एलिमेंट, उसके तुरंत बाद तीसरा एलिमेंट। एरे क्या है? ग्रुप ऑफ एलिमेंट। व्हाट इज एन एरे? एरे इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। Array is a group of elements and all the elements are of same type। Elements of same type। इसीलिए जब आप बुक्स में पढ़ते हैं तो कभी क्या लिखा होता है? Array is a collection of homogeneous types of data element। Array is a collection of homogeneous type of data elements। What do you mean by homogeneous? All are of same type। All are of same type। Array is a collection of homogeneous types of data element। हमें इतनी बात उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, अब जब भी हम बात करते हैं ग्रुप की, मान लीजिए मैं आपके कॉलेज में पढ़ा रहा हूं, ऑफलाइन मोड है, मैं आपके सेक्शन को प्रोग्रामिंग पढ़ाता हूं और आपके सेक्शन का नाम है सेक्शन एच। आपके सेक्शन का नाम है सेक्शन एच। ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये क्या है? सेक्शन एच। ओके,
व्हाट इज सेक्शन एच? ग्रुप ऑफ 60 स्टूडेंट्स। देखिए, जब भी हम ग्रुप की बात करते हैं तो क्या मैं कह सकता हूं ये ग्रुप है और हर एक एलिमेंट क्या है? स्टूडेंट। ये ग्रुप है, आ गई होगी। चलिए, अब जब भी हम बात करते हैं ग्रुप की, व्हाट इज सेक्शन एच? ग्रुप ऑफ 60 स्टूडेंट्स। देखिए, जब भी हम ग्रुप की बात करते हैं तो क्या मैं कह सकता हूं ये ग्रुप है और हर एक एलिमेंट क्या है? स्टूडेंट। ये ग्रुप है, हर एक एलिमेंट क्या है? स्टूडेंट। इस ग्रुप का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ग्रुप? एच। ऑल 60 स्टूडेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ कॉमन नेम एच। बिल्कुल ठीक है, कॉलेज में आप ऐसे ही बात करते हैं, ये एच सेक्शन का है, अरे ये ए सेक्शन का है, ये बी सेक्शन का है, लाइक दैट। तो हमने क्या कहा? सर सेम टाइप के एलिमेंट, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो सबका नाम क्या है? एच। लेकिन अगर मुझे सेक्शन एच की किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट से बात करनी है, इफ आई वांटेड टू कम्युनिकेट विद अ पर्टिकुलर स्टूडेंट ऑफ सेक्शन एच, तो हमें क्या करना होता है? सोच समझ के बताइएगा। कॉलेजेस में एक स्पेशल यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया जाता है हर स्टूडेंट को। हर सेक्शन के स्टूडेंट को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया जाता है। उस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को हम क्या कहते हैं? रोल नंबर। उस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को हम क्या कहते हैं? रोल नंबर। रोल नंबर 1, टीचर क्लास में आके कहेगा रोल नंबर 1, कितने हाथ उठेंगे? 1। रोल नंबर 2, 1। इज दैट ओके? हर स्टूडेंट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। हर स्टूडेंट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ओके सर, अब समझिए इस बात को। मान लीजिए दो सेक्शन है, एक है सेक्शन एच और एक है सेक्शन ए। मैं दोनों सेक्शन की कंबाइंड क्लास ले रहा हूं। प्लीज डोंट थिंक ये सर्कल छोटा है तो इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है। लेट अस सपोज बोथ कंटेन 60 स्टूडेंट्स, यहां पर भी 60 स्टूडेंट है। मैं दोनों सेक्शन की कंबाइंड क्लास ले रहा हूं। अब मुझे अगर सेक्शन ए के रोल नंबर 1 से बात करनी है, अगर मैं सिर्फ रोल नंबर 1 बोलूंगा, कितने हैंड रेज होंगे? 2। तो दैट मींस क्या सिर्फ रोल नंबर इनफ है? नहीं सर, ग्रुप का नाम भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर मैं बहुत सारे सेक्शंस की कंबाइंड क्लास ले रहा हूं या दो सेक्शन की कंबाइंड क्लास ले रहा हूं, अगर मैं बोलूंगा A1, दैट मींस मैं बोल रहा हूं सेक्शन ए रोल नंबर 1। तो जब भी आप एक यूनिक एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, आपको ग्रुप नेम और उसके साथ उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर भी बताना पड़ेगा। आते हैं एरेज पर, आराम से देखिएगा। सर, just like group of student, array is also a group of similar types of element. सर, अगर मैं कहता हूं int A4, दैट मीन्स मैंने कहा मेमोरी में एक एरे बना जिसके अंदर 4 एलिमेंट हैं। ठीक है सर, अभी के लिए सबका नाम क्या है? These 4 are represented by common name A. सर, हर एलिमेंट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, लेकिन जैसे आपकी क्लास में रोल नंबर 1 से कहानी स्टार्ट होती है, यहां पर रोल नंबर 0 से कहानी स्टार्ट होती है। दैट मीन्स सर, अगर इस ये कौन सा एलिमेंट है? पहला एलिमेंट। क्योंकि ये पहला एलिमेंट है, इसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसे एरे के केस में इंडेक्स भी कहते हैं, तो इसका इंडेक्स क्या होगा? सर, इसका इंडेक्स होता है 0। और कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है? 0। अब रोल नंबर 1 के बाद रोल नंबर 2 आता है, तो इस वाले एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा? सर, अगर पहले वाले का इंडेक्स 0 था तो दूसरे वाले का इंडेक्स क्या होगा? 1। सेकेंड एलिमेंट का इंडेक्स क्या है? 1। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं थर्ड एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, तो आप मेरे से कहेंगे थर्ड एलिमेंट का इंडेक्स 2 होगा। तो अगर आप गौर कर रहे हो, थर्ड एलिमेंट का इंडेक्स क्या है? एक कम, दैट इज 2। ओके, तो अब सोच समझ के बताइएगा, ये फोर्थ एलिमेंट है, इसका इंडेक्स क्या होगा? सर, फोर्थ एलिमेंट है तो इसका इंडेक्स 3 होगा। ठीक है सर,
अब हमें इतना पता है कि पहले वाले का इंडेक्स क्या है 0, दूसरे वाले का क्या है 1, तीसरे वाले का क्या है 2, चौथे वाले का क्या है 3। दैट मीन्स इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये 4 एलिमेंट थे और काउंटिंग अगर 1 से स्टार्ट होती तो कहां तक जाती? 4 तक। 1 2 3 4। काउंटिंग अगर 1 से स्टार्ट होती तो कहां तक जाती? 1 2 3 4। बट अगर काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, देखिए काउंटिंग एक पहले से स्टार्ट हो रही है, 1 से ना स्टार्ट होके 1 से पहले वाले से स्टार्ट हो रही है, तो लास्ट काउंटिंग कहां पर रुकेगी सर? 4 - 1 यानी कि 3 पर रुकेगी। तो अब हम इतनी बात समझ चुके। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यार एक एरे है इंट B6, अगर 6 एलिमेंट का एरे है तो उसका पहला इंडेक्स कहां से स्टार्ट होगा? 0 से, और लास्ट वाला इंडेक्स क्या होगा सर? 6 - 1। तो दैट मींस इस एरे के जो इंडेक्स होंगे वो कहां से लेके कहां तक होंगे? 0 से लेके 5 तक होंगे। दैट मींस ये एक ऐसा एरे है जिसमें 6 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका इंडेक्स 0, इसका इंडेक्स 1, इसका इंडेक्स 2, इसका इंडेक्स 3, इसका इंडेक्स 4, इसका इंडेक्स 5। और इस पूरे ये जो ग्रुप है इसका नाम क्या है? इस ग्रुप का नाम B है, इस ग्रुप का नाम क्या है? A। ठीक है सर। सर हमें रोल नंबर समझ में आ गया, हमें ग्रुप समझ में आ गया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं मुझे इस वाले एलिमेंट से बात करनी है, मुझे ये वाला एलिमेंट चाहिए, तो हमने क्या देखा था? ग्रुप का नाम और इंडेक्स। तो आराम से समझिएगा, एरे के केस में ग्रुप का नाम और इंडेक्स हमेशा आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। दैट मीन सर क्या मैं कह सकता हूं B0, इस वाले एलिमेंट की बात कर रहे हैं, या इस वाले बॉक्स को मैं B0 कह सकता हूं? हां सर। सिमिलरली देखिए ये सेकंड एलिमेंट है, इसका इंडेक्स 1 है, एरे का नाम B है, तो क्या मैं इसको B1 कह सकता हूं? जी हां। सिमिलरली इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं B2। सर इसको हम क्या बोल सकते हैं? B3। इसको हम क्या बोल सकते हैं? B4। इसको हम क्या बोल सकते हैं? B5। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर जब एरे का कॉन्सेप्ट नहीं था तब हमने कहा A, B, C। तो क्या मैं अपने प्रोग्राम में कहीं पर A = 10 लिख सकता हूं? हां सर। आप वेरिएबल A को एक्सेस कर रहे हो। क्या मैं अपने प्रोग्राम में B = 30 बोल लिख सकता हूं? बिल्कुल सर। क्या मैं अपने प्रोग्राम में C = 50 लिख सकता हूं? सर ऑल आर वैलिड। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूं कि यार 3 वेरिएबल अलग अलग डिक्लेयर करने से अच्छा मैं अगर एक एरे बनाता हूं 3 एलिमेंट्स का, क्या ये वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है सर। कहानी क्या हुई सर? 3 एलिमेंट हैं, ओके। इस पूरे एरे का नाम है A, इसका इंडेक्स क्या है? 0 1 2। तो इस एलिमेंट को हम क्या कहेंगे? A0। दैट मींस जैसे यहां पर ABC एक वेरिएबल था, यहां पर पहला वेरिएबल क्या है? A0, दूसरा वेरिएबल क्या है? A1, और तीसरा वेरिएबल क्या है? A2। डन सर। नाउ जैसे आप A को एक्सेस कर सकते थे, क्या हम यहां पर A0 = 10 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। क्या हम यहां पर A1 = 20 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम यहां पर A2 = 100 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। दैट मीन्स आप कह रहे हो 10 वैल्यू डाल दो A0 वाले बॉक्स में, 20 वैल्यू डाल दो A1 वाले बॉक्स में, 100 वैल्यू डाल दो A2 वाले बॉक्स में। तो आई होप एरे कैसे बनता है सबको समझ में आ गया है। एरे का मेमोरी लेआउट क्या होता है वो भी हमें समझ में आ गया है। इंडेक्स क्या होते हैं हमें समझ में आ गया है। एरे के इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाएंगे? जो भी उसका साइज है -1 तक। इतना मेरे हिसाब से सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है सर। अब सर ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। जिन लोगों ने बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी है वो बिल्कुल डरे नहीं, वो बिल्कुल भी डरे नहीं, ठीक है। आपको बिल्कुल डरना नहीं है, आपको समझना है चीजें क्या हैं। सर जब आप ऐसे लिखते हो तो इसका मेमोरी डायग्राम क्या है? ए कहीं पर है, बी कहीं पर है, और सी कहीं पर है, ठीक है। लेकिन इसी चीज को
जब आप ऐसे लिख रहे हैं तो कहानी क्या है, आई होप सबको समझ में आ चुका होगा कि सर कहानी बड़ी सिंपल है। ये A0 है, ये A1 है, ये A2 है। डन सर, डन सर। सर बोथ आर इक्विवेलेंट। यहां पर मेमोरी रेंडमली एलोकेटेड है, यहां पर मेमोरी का एक ब्लॉक जिसका साइज 3 इंटीजर के साइज के बराबर है, वो ब्लॉक एलोकेट हो चुका है। डरने की कोई बात नहीं है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट सी बिल्कुल नहीं जानते हैं। मैं उनके लिए पहले भी बता चुका हूं, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। एंड बिलीव मी कि हम जो भी प्री रिक्विसाइट है डेटा स्ट्रक्चर का, उसको स्टार्ट करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। जिनको कुछ नहीं पता है उनको पढ़ाएंगे, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, ये हमारी समझ में आ चुका। ये क्या था, एरे का बेसिक कॉन्सेप्ट। आज के लिए हमने सिर्फ एरे का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। कमिंग टू डेटा स्ट्रक्चर, आपको सी में एरेज पॉइंटर्स स्ट्रक्चर आना चाहिए। अगर नहीं आता है, मैं पहले भी बोल चुका हूं, ऑल इज वेल, सब ठीक है, मैं यहां पर हूं। कुछ दिन हम सी का बेसिक्स कवर करेंगे। दैट मीन जो भी प्री रिक्विसाइट है डेटा स्ट्रक्चर का, वो मैं डिस्कस करूंगा ही करूंगा, आपको लोड नहीं लेना है। ठीक है, तो माई सजेशन इज जस्ट गो थ्रू माई रिकॉर्डिंग्स। जो भी रिकॉर्डिंग्स आपके पास हैं, अगर आप बैच बी में हैं, जो भी रिकॉर्डिंग्स आपके पास हैं, प्लीज उन्हें 2x स्पीड पर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, सो दैट जल्दी से जल्दी डेटा स्ट्रक्चर का आप मजा लेने लग जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास छोटी क्लास है बिकॉज आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन देने आया था, और मैं चाहता था सारे स्टूडेंट को यह समझ में आए कि हमें करना क्या है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ टाइम डिवोट करना है। बाकी सारी परेशानी मेरी, सब कुछ छोड़ दीजिए। एक बड़ा भाई समझ के, डोंट ट्रीट मी एज अ टीचर। आप सोचे हमारा बड़ा भैया पढ़ा रहा है, ठीक है। अब बड़े भैया से कोई शर्म तो होती नहीं है। हमें नहीं भी आता तो बोल देते हैं, भाई यार परेशानी है, पैसे नहीं है यार, दे दे। ठीक है, बड़ा भाई कभी मना करता है नहीं ना। तो टेंशन आपको नहीं लेनी है, जितनी भी टेंशन है मेरे ऊपर डाल दीजिए। ठीक है, आप एकदम फ्री माइंड से सिर्फ पढ़िए और पढ़िए। ठीक है, तो मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।